नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी की जनता को मल्टी वेल पार्किंग समेत कई सौगातें दी। उन्होंने यहां पहुंचकर बहुउद्देशीय टाउन हॉल और क्रिकेंग में निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मसूरी में पर्यटकों को अच्छी पार्किंग सुविधा मिलनी चाहिए। सीमांत क्षेत्रों समेत पूरे उत्तराखंड में सड़कों के क्षेत्र में हम नई क्रांति लेकर आए हैं। पहाड़ में रेल जाने जैसे स्वप्न को साकार किया जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जो भारतीय सेना का सम्मान नहीं कर सकते वो जनता का सम्मान क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक एक क्षण का सदुपयोग उत्तराखंड के विकास के लिए कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब हमारा ये राज्य 25 साल का होगा और जब हम इसकी रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों के हम सुझाव ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों के परामर्श ले रहे हैं। उनके परामर्शों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि सबके सामूहिक प्रयास से और सभी लोगों का जिसमें कोई न कोई हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, उनके विचार हो, ऐसे विचार को लेकर ये उत्तराखंड राज्य की सामूहिक यात्रा, उसको हम सब लोग गंतव्य तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। 1 रैंक और 1 पेंशन, 1 रैंक और 1 पेंशन 40 सालों से रुका हुआ था। उसको भी लागू करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। सारे रुके हुए काम, और देश के अंदर इन लोगों का काम केवल तुष्टीकरण करना रहा। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते होते गए। भाइयों बहनों, जिन दल के लोगों का सेना पर ही भरोसा न हो, जो भारतीय सेना का सम्मान ही न कर सकता हो, वो आम जनता का क्या सम्मान करेंगे। दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए उत्तराखंड और इसकी जनता सर्वोपरि थी, आज भी थी, कल भी है और आगे भी रहेगी। हमेशा सबसे पहले कोई रहने वाला है तो उत्तराखंड की जनता रहने वाली है। इधर हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ऋषिकेश की पशु लोक विस्थापित कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बहुमंजिला इमारतों का निर्माण वर्तमान समय में चल रहा है। जिम्मेदार महकमा कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की जगह अपनी दलीलें पेश कर कार्रवाई करने से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। दरअसल पशु लोक विस्थापित कॉलोनी में कृषि भूमि को भूमाफियाओं ने खरीद लिया। छोटे छोटे प्लॉट पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ना तो एमडीडीए से इसके लिए नक्शा पास कराया जा रहा है और ना ही अग्निशमन विभाग की किसी प्रकार की एनओसी भूमाफियाओं के पास है। देखिए, एमडीडीए अपने तरफ से पूरी भरसक प्रयत्न करता है कि यहाँ पे कोई अवैध निर्माण न हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ऑनरशिप यहाँ के लोगों के पास है नहीं, और जो निर्माण किए जा रहे हैं वो निर्माण बगैर एमडीडीए की अनुमति के किए जा रहे हैं। हम तोड़ने जाते हैं तो तमाम लोग उसमें इकट्ठे होकर एमडीडीए का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत प्रयास ये कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि उनकी ऑनरशिप भी मिल जाए और हम जो अवैध निर्माण हुआ है उसको भी हम डिमोलिश कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक कोरोना से बचाव एक सजग पहल का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रभाव से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ। ऐसी परिस्थिति में इस वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से किए गए कार्यों और अनुभवों के साथ कोविड महामारी से बचाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश पुस्तक में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तिका समाज से जुड़े हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने
जनसेवा का सराहनीय काम किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत, गांववासी पुस्तक के लेखक, एम्स के डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद रहे। उत्तराखंड के निजी स्कूल अब किसी भी छात्र से मन मुताबिक फीस नहीं वसूल सकेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य के निजी स्कूलों के लिए विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में अरविंद पांडे ने कहा कि लंबे समय से निजी विद्यालय मन मुताबिक फीस वसूल रहे थे, जिसकी शिकायत उनके पास आ रही थी और अभिभावक भी काफी परेशान थे। ऐसे में राज्य सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन करके अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत देने का काम किया है। हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया और ये नई शिक्षा नीति इसे देश की सारी व्यवस्थाओं को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्राविधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपने पांव जमाने में लगी हुई है। सत्ता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए सभी दल जनता के बीच पहुंचकर रैली निकाल रहे हैं और मुद्दों के साथ चुनावी अखाड़े को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी दिग्गज नेताओं के साथ हरिद्वार क्षेत्र में रैली निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है।
इस बीच बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मंगलौर पहुंची, जहां जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा मंगलौर से चलकर गुरुकुल नारसन पहुंची। यात्रा में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही यात्रा में मौजूद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की विकास की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। ये विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख से हरिद्वार में और 19 तारीख से बागेश्वर से प्रारंभ की है। हम 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प की कामना लेकर और जनता के आशीर्वाद के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में एक 5 साल तक लगातार विकास की दृष्टि लेकर सरकार ने काम किया है। आज भारत सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के काम केवल डबल इंजन के कारण चल रहे हैं। आज अपने राज्य में हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ा। किसानों के लिए हम लोगों ने 0% पर ऋण उपलब्ध किया, तो उनके अकाउंट में किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हजार रुपये भी आए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के विकास के जो कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको कांग्रेस का चैलेंज है कि वो अपने समय के विकास कार्यों को लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे वादों से लोगों को भ्रमित कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। विजय सम्मान रैली के रूप में उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। वो आज तक भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब के बल पर सत्ता में आई है, हमेशा झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के जितने नेता हैं वो सब झूठी वायदे करते हैं। अब ये कौन मान सकता है इसको कि जितना विकास हुआ है उत्तराखंड में सब हमने किया है। वो किसी समय भी बहस करने को तैयार आ जाए, लिस्ट ले आए, हम भी अपनी लिस्ट लेके चले जाएंगे। मतलब खाली जनता को भ्रमित करने का काम नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ें, अपने कामों के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर लोगों को बता करके अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर काम करने का प्रयास करें। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने किसान विजय समारोह आयोजित किया। मनाकोट विकासखंड के झोलखेत मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी जोश भर गया। पहली बार पिथौरागढ़ में कांग्रेस के कार्यक्रम में एक मंच पर दिग्गजों का जुटना कांग्रेस की एकता भी दिखा गया। समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ कर ये घोषित कर रहा है कि 2022 में हमें कांग्रेस को लाना है। ये भीड़ पिथौरागढ़ डीडी हाट जीत की घोषणा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सदैव एक मंच पर है, बाकी हम जीवात पार्टी अलग अलग मंचों पर बात करते हैं, पर जब एक होने की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडी हाट सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है। बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट हैं। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, आज मयूख मेहर जी ने यहाँ पर किसान सम्मानों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें सभी लोगों ने हमने प्रतिभाग किया है। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव
किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है। और पूर्व में जब हमारी सरकार रही, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। आय दुगुना करेंगे, कैसे आय दुगुनी होगी, इस परिप्रेक्ष्य में भी मौन है। आज हालात बद से बदतर हैं। 2017 में जो वादे किए थे किसानों के परिप्रेक्ष्य में, नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में, महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों की स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस के सभी संभावित दावेदारों से विस्तार से चर्चा की। अब तक स्क्रीनिंग कमेटी 34 विधानसभा सीटों की स्क्रीनिंग कर चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छी छवि वाले, मेहनती और जीतने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी। 22 दिसंबर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड के लिए हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके दौरे का आज तीसरा दिन है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के बाद में आज हल्द्वानी में मिलाकर करीबन हम 34 विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित उम्मीदवारों के साथ में हमने साक्षात्कार किया, उनसे मुलाकात की, चर्चा की और हर एक विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कांग्रेस का सर्वोत्तम चुनकर आने वाला। खबर हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद से है, जहां आज पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जनपद भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम पुलिस लाइन रोशनाबाद में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने चुनाव को लेकर भी कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जिस वक्त चुनाव होंगे, चुनाव वाले दिन बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा और अतिरिक्त बल की भी तैनाती की जाएगी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार का पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। और प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए, आज का मेरा मेन शेड्यूल जो है वो मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ, पुलिस जनता के बीच जनसंवाद गोष्ठी।
ठीक है। उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज़ थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉर्निंग स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम। हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी जाएगी। सर चुनाव से पहले गैंग सब होगा, चिंता मत करिए, शुरू होने वाला है बस पे भी पूरी व्यवस्था रहेगी। आपको तो पता ही है बॉर्डर तो चुनाव के दिन सील होते हैं, बाकी हमारी पूरी चेक पोस्टें आती हैं, सब पूरा हर बॉर्डर पॉइंट पे पूरी हमारी फोर्स तैनात है। उत्तराखंड में अब राजनीतिक दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अल्मोड़ा विधानसभा सोमेश्वर से विधायक और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरीश रावत और प्रदीप टम्टा पर हमला करते हुए कहा कि हरीश रावत के शासनकाल में प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार रहा और बेरोजगारी की सीमा भी बढ़ी रही। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। वहीं प्रदीप टम्टा के सोमेश्वर से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि प्रदीप टम्टा की राजनीतिक लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो अब किसी भी चुनाव में भाग्य आजमाने को तैयार हैं। देखिए, हरीश रावत जी अर्थव्यवस्था या रोजगार को लेकर चुनौती देते रहे, पर मैं कहना चाहूँगी कि जब उत्तराखंड के शीर्ष पद पे थे, मुख्यमंत्री के रूप में जब वो थे, तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड को किस दिशा में ले गए, भ्रष्टाचार की दिशा में ले गए, बेरोजगारी की दिशा में ले गए। सबसे ज़्यादा हड़ताल उनके कालखंड में हुआ। तो मुझे वो बताया कि उस दौरान में वो जब ताकत में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तो आज मुझे लगता है कि वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक शब्द उनके ये भी थे। आज वो चुनाव लड़ने की मंशा से काम कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो यही पता चलता है कि कांग्रेस जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर है, वो उनके स्वभाव से दिखता है, वैसे ही उनके उच्च नेतृत्व में भी दिखता है। हरीश रावत जी भी कहते कुछ हैं, चाहे दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हों और फिर बाद में अपने लिए मुख्यमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हों, तो ये भेदभाव, ये कांग्रेस की सोच है। लालकुआं में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने अंबेडकर नगर स्थित पार्क में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। इसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के हर विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलन किए जा रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक समाज को की जो भागीदारी है, उस भागीदारी को बढ़ाने का काम विधानसभा सम्मेलन में किया जा रहा है। और इसके बाद हमारा जिला सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जमाल सिद्दीकी जी भी आ रहे हैं 26 तारीख और 25 तारीख को। 2 दिवसीय प्रवास हमारा कार्यक्रम है। आज जो हमारा विधानसभा सम्मेलन है, इसमें कार्यकर्ता जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ के पदाधिकारी हैं, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी हैं, उन सबके सहयोग से आगामी 2022 में जो अल्पसंख्यक समाज को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज विकास कार्य हुए हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया जा रहा है। और आने वाले समय में 2022 में जो अल्पसंख्यक समाज को जो हमने योजनाएं दी हैं, उसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आने वाली समय में 2022 के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज एक बड़ी भूमिका के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और साथ खड़ा मिलेगा। इस तरीके से इस सम्मेलन को कर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जिला नैनीताल में आगामी होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में हैं और इसी क्रम में हमारे प्रत्येक विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल हमारा रामनगर में सम्मेलन था, आज लालकुआं में सम्मेलन है, उसके बाद कालाढूंगी है, नैनीताल है। इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम रहेंगे और उसके बाद हमारा 26 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन हल्द्वानी में है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी रहेंगे। और हमारा इन सम्मेलनों को लेकर एक ही उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ हमारे समाज को मिले। हमारा यही उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी 60 का जो हमारा नारा है उस लक्ष्य को पूरा करे और अब की बार
फिर भाजपा सरकार। कोटद्वार के हल्दू खाल में वन क्षेत्र की भूमि को हस्तांतरित कर 33 केवीए के पावर प्लांट का शुभारंभ वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में बिजली शटिंग, ग्रिड अप डाउन होने, लाइन लंबी होने के कारण कहीं पोल के गिरने से कहीं तारों के टूटने जैसी समस्याओं की अनेकों शिकायतों के बाद इस सब स्टेशन को बनाने का निर्णय लिया गया था, जिससे बाद अब भाबर क्षेत्र की जनता को बिजली की शटिंग, पावर ग्रिड फेल होने, तार और पोल के टूटने से विद्युत सप्लाई बाधित होने जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज हमने एसडीओ के कार्यालय का भी शिलान्यास किया है, जिसके बाद एसडीओ कार्यालय भी यहीं स्थापित होगा, जिससे सब स्टेशन पर बिजली के बिल भी जमा होंगे, जिससे भाबर क्षेत्र की जनता को बिजली के बिल जमा करने और अन्य परेशानियों के कारण कोटद्वार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी मैं भाबर क्षेत्र में दौरे पे आता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। लोग कहते थे कि बिजली के पावर कम आ रही है, डिम आ रही है और कई बार लाइन डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इससे ये 33 केवी का हमारा ये सब स्टेशन बनकर तैयार हुआ है और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर सबसे कम समय में क्योंकि ये वन भूमि पे बना है तो वन भूमि ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वन मंत्रालय था इसलिए हमने इसके लिए मैं सोचता हूँ जितना युद्ध स्तर पर वन भूमि का ट्रांसफ़र किया गया और फिर हमारे बिजली विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से इसको तेज़ी के साथ इसका निर्माण किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।